बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन आज कार्यकारिणी बैठक हुई शुरू। बैठक में समापन पर पीएम करेंगे संबोधन। पीएम मोदी की मुंबई यात्रा से पहले घमासान उद्धव के घर के बाहर लगे शिंदे फडणवीस के कटआउट। दिल्ली विधानसभा में बोले सीएम केजरीवाल, कहा भगवान ने चाहा तो कल केंद्र में होगी हमारी सरकार। वरुण गांधी को लेकर बोले राहुल, मैं उन्हें गले लगा सकता हूं लेकिन उनकी विचारधारा अलग। भाजपा के अनूप गुप्ता होंगे चंडीगढ़ के नए मेयर। चुनाव में आपको एक वोट से हराए। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और बेटे को ऐशो आराम के मामले में कार्रवाई। पेरठ की जेल से शिफ्ट होंगे तीनों, आदेश हुए जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या। दोपहर के बज चुके हैं 3। चलिए बात करते हैं खबरों की, जहां कन्नौज की सबसे पहले बात कर लेते हैं। गंगा में अवैध खनन की सूचना पर पुलिस का छापा पड़ चुका है। छापे में बालू लदे ट्रैक्टर व जेसीबी को जब्त किया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुसुमखोर में गंगा में धड़ल्ले से हो रहा था अवैध बालू खनन। कुसुमखोर चौकी पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कुसुमखोर चौकी पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई की है। कन्नौज से बड़ी खबर, गंगा में अवैध खनन की सूचना पर पुलिस का छापा। छापे में बालू लदे ट्रैक्टर व जेसीबी को जब्त किया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कुसुमखोर में गंगा में धड़ल्ले से हो रहा था अवैध बालू खनन। कुसुमखोर चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की है। गंगा में अवैध खनन की सूचना पर पुलिस की छापेमारी। छापे में बालू लदे ट्रैक्टर व जेसीबी को जब्त किया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तो कुसुमखोर चौकी पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गंगा में अवैध खनन की सूचना पर पुलिस की छापेमारी। छापे में बालू लदे ट्रैक्टर व जेसीबी की जब्त किया गया है और 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो कन्नौज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गंगा में अवैध खनन की सूचना पर पुलिस की बड़ी छापेमारी, जहां 2 ट्रैक्टर बालू लदे 2 ट्रैक्टर और 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कई दिनों से पुलिस को इस बात की सूचना मिल रही थी, वहीं आज मुखबिर की सटीक सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई। अब खबर हाथरस से है, जहां कॉलेज परिसर में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान फायरिंग भी हुई। फायरिंग से छात्र छात्राओं में मची भगदड़। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। फायरिंग मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस। जंक्शन क्षेत्र के गांव एहन स्थित इंटर कॉलेज की घटना। कॉलेज परिसर में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान फायरिंग भी हुई। तो गाजीपुर से खबर आपको बता रहे, जहां कॉलेज परिसरों में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट के बाद फायरिंग भी हुई। फायरिंग से छात्रों में मचा हड़कंप। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। हाथरस का ये पूरा मामला, कॉलेज परिसर में ही छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई और उसके बाद फायरिंग की गई। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं इस सीसीटीवी में किस तरीके से छात्र दूसरे छात्र को दौड़ाते नजर आ रहे हैं। साथ में उनके हाथ पे बंदूक जैसी भी कोई चीज है जिससे फायरिंग की गई है।
ये देखिए किस तरह से ये युवक फायरिंग कर रहा है। अमेठी से खबर ले लेते हैं, जहां हफ्ते भर पूर्व बियर की दुकान के सेल्समैन से लूट का खुलासा हुआ है। घटना में शामिल 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सभागार में खुलासा किया है। 7,000 नकदी, 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। घटना में शामिल मोटरसाइकिल सहित लुटेरे गिरफ्तार किए गए। पूर्व जामो कादू नाला के पास से हुई गिरफ्तारी। आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम आप बता रहे हैं, जहां पूर्व जामो काटू नाला के पास ये गिरफ्तारी हुई थी, जहां हफ्ते भर पूर्व बियर की दुकान के सेल्समैन के साथ लूट का मामला सामने आया था, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जहां लूटकर्ताओं के पास से एक चोरी की बाइक, जिंदा कारतूस, असलहा और 7,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। आपको बता दें, इस पूरी घटना में 3 लुटेरे शामिल थे, जिनकी गिरफ्तारी की गई है और ये 3 असलहे इन चोरों के पास से गिरफ्तार किए गए हैं। हफ्ते भर पूर्व बियर की दुकान के सेल्समैन के साथ लूट का यह मामला सामने आया था, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे हैं किसान। गुलावटी में किशोरी के अपहरण से खफा किसानों ने दिया धरना। अल्टीमेटम्स के बाद भी पुलिस ने नहीं की बरामदगी। पुलिस बना रही आवाज नहीं उठाने का दबाव। कोतवाली गुलावटी क्षेत्र के चंदपुरा का मामला। पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे किसान। गुलावटी में किशोरी के अपहरण से खफा किसानों ने दिया धरना। अल्टीमेटम के बाद भी पुलिस ने नहीं की बरामदगी। आपको बता दें, किसानों का आरोप है कि पुलिस आवाज न उठाने का दबाव बना रही है, यानी कि पुलिस किसानों पर कुछ भी बोलने का दबाव बना रही है कि कुछ ना बोले किसान। आपको बता दें, किसानों ने पहले ही बोला था कि जल्द से जल्द युवती की बरामद की जाए। इसका अल्टीमेटम किसानों ने दिया था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही अभी तक किशोरी को बरामद किया गया है। किशोरी के अपहरण से खफा है किसान और अब धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कोतवाली गुलावटी क्षेत्र के चंदपुरा का ये पूरा मामला है। पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे किसान। गुलावटी में किशोरी के अपहरण से खफा किसानों ने दिया धरना। अल्टीमेटम के बाद भी पुलिस ने नहीं की बरामदगी। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे किसान। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनिल, कितनी देर पहले किशोरी का अपहरण हुआ था और लगातार किसानों ने इस बात का अल्टीमेटम भी दिया था कि जल्द से जल्द अगर किशोरी की वापसी नहीं होती है तो इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनता बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र के चंदपुरा चंदपुरा का मामला है, जहां करीब 11 दिन पहले एक लड़की का अपहरण हुआ था। अपहरण के बाद अभी पुलिस थाने में जो पीड़ित परिवार है उसके द्वारा एक थाने में एप्लीकेशन भी दी गई थी और एप्लीकेशन के बाद पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही देते रहे। लेकिन 11 दिन बीतने के बाद में जब पीड़ित जो बेटी का पिता है वो किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ मिला है और जो किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन फौजी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो धरने पर बैठ चुके हैं। लगातार पहले भी धरने पर बैठे थे, लेकिन उच्च अधिकारियों के द्वारा आश्वासन देने के बाद में कि जल्दी बरामदी की जाएगी। लेकिन अभी तक 11 दिन बीतने के बाद पुलिस के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक गुलावटी थाना प्रभारी के द्वारा किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अगर बात करें एसएसपी की, तो एसएसपी के द्वारा भी
थाना प्रभारी के खिलाफ अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। लेकिन और यहाँ तक की बात है, जो पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनका कहना ये है कि जो हमारी बेटी है उसका ना ही तो हमारे, अगर वो मार दी गई है तो ना ही तो उसका अभी तक पुलिस के द्वारा सब बरामद किया है, ना ही पुलिस के द्वारा लड़की को बरामद किया गया है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। तो उसको लेकर अब किसान यूनियन के जो लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित बेटी का जो पिता है, उसने किसान यूनियन के लोगों से मदद की गुहार लगाई है। और किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता है उन्होंने बेटी के पिता को आश्वासन दिया कि पूरा न्याय दिया जाएगा। तो उसको लेकर किसान यूनियन के कार्यकर्ता फिर से धरने पर कोतवाली में बुलावटी बैठ चुके हैं। अब देखना यह होगा, जो जिस तरह से जो किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा है कि अनिश्चितकालीन अब धरना होगा। अब देखना पुलिस भी इतनी जल्दी इस मामले का खुलासा कर पाती है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, जिस बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने जानकारी दी कि जो किशोरी का पिता है, लापता किशोरी का पिता है, वो काफी हताश हो गया, जिसके बाद उसने किसानों से मांग की। और अगली बड़ी खबर आपको कानपुर से बता दें, जहां कार अनियंत्रित होकर ओवर ब्रिज से नीचे गिरी। कानपुर से बड़ी खबर, जहां कार ओवर ब्रिज से नीचे गिरी, अनियंत्रित होकर कार का टायर फटने से यह हादसा हुआ। आपको बता दें, टायर फटने से अनियंत्रित हुई कार 40 फीट नीचे गिरी। हादसे में बाल बाल बचे तीनों कार सवार। फजलगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी पुल का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। कार का टायर फटने से ये बड़ा हादसा हो गया। हादसे में बाल बाल बचे तीनों कार सवार। फजलगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी पुल का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। अचानक कार का टायर फटने से ओवर ब्रिज में जा गिरी कार। और गनीमत ये रही कि कार में 3 लोग सवार थे और तीनों ही सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे में बाल बाल बचे तीनों कार सवार। फजलगंज का ये मामला आपको बता दें, ओवर ब्रिज से कार सीधे नीचे गिर पड़ी। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं जयपुर की, जहां जयपुर में डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया है कि 2018 से पहले मामलों के निस्तारण में 211 दिन लगते थे और अब मात्र 70 दिनों में निस्तारण हो रहा है। देखो, हम सबूत और एविडेंस पे चलते हैं और हमारे जो सबूत और पुलिस का रोल महिला अत्याचार के मामलों में सराहनीय रहा है, जिसमें और गुंजाइश की जरूरत है। कहा है कि महिला सखी भी अच्छा कार्य कर रही है। संगठित अपराध में काफी हद तक नियंत्रण किया गया है। मामले हरियाणा और पंजाब से ज्यादा आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ट्रैफिक एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। 2023 में हमारा मुख्य लक्ष्य इसे कम करना है। डीजीपी ने स्वीकार किया कि सामान्य आदमी अभी भी थाने जाने से कतराता और डरता है। स्वागत कक्ष से आम जनता में विश्वास पैदा होगा और बिना झिझक के व्यक्ति अपनी बात थानों में रख सकेंगे। आम जनमानस किसी भी जाति धर्म का हो, उन सभी के साथ दुर्व्यवहार ना हो। ये सारा कुछ डीजीपी ने कहा कि किसी भी प्रकार के माफिया हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक मामले में पुलिस ने चौतरफा वार किया है। वहीं 2022 में फरार आर्म्स के मुकदमे और रिकवरी में पुलिस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एविडेंस पे चलते हैं और हमारे जो सबूत और एविडेंस है इनको माननीय कोर्ट भी देखते हैं। तो अगर कोई ऐसा होगा। जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक रफीक खान के वालिद श्री छोटू खान निर्मल के इंतकाल पर गहरा शोक व्यक्त किया है। गहलोत ने मंगलवार को श्री रफीक खान के आवास पर जाकर संवेदनाएं व्यक्त की और परिवारजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने परिवार लोगों को सांत्वना दी। आपको बता दें, परवरदिगार से महरूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करने और उनके परिवारजनों को सब्र जमील अता करने की दुआ की।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके मनी ट्रांसफर का व्यापार करने वाले व्यापारी को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर लूट को अंजाम दिया। पीड़ित के मुताबिक शॉप बंद कराने के दौरान 2 बाइक पर सवार हेलमेट पहने 4 अज्ञात बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। विरोध करने पर गोली मारी और आसानी से फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से बेखौफ बदमाश सरे रहा। एक व्यापारी को गोली मार देते हैं। वो अपनी दुकान को बंद कर रहा था, जहां उसका बैग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने गेट पर अपना बैग टांगा। 2 बदमाश बाइक सवार हेलमेट लगाकर आते हैं, उसके पास उससे जोर जबरदस्ती करते हैं, बैग छीनने की कोशिश करते हैं और बैग जब वो नहीं देता है उसके उनके पीछे दौड़ता तो उन्हें गोली मारकर आसानी से फरार हो जाते हैं। आपको बता दें, गोली मारकर करीबन 2 लाख रुपए की लूट कर ये बदमाश फरार हो गए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेखौफ है ये बदमाश, इन्हें किसी का डर नहीं है। दिल्ली में दबंग ये बदमाश बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं और जो आम जनमानस है उसे डर से जीना पड़ रहा है, डर कर जीना पड़ रहा है। जहां दुकान बंद कर रहे इस व्यापारी को 2 लाख की चोट हुई, साथ ही गोली भी मारी गई। देखिए, दिल्ली राजधानी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इन तस्वीरों के बाद तो साफ तौर पर यही समझ में आता है कि दिल्ली में दिन हो रात हो हर वक्त सिर्फ इस तरीके के बदमाशों का बोलबाला है और कहीं भी पुलिस दिखाई नहीं पड़ रही है। और खबर अब हमीरपुर से है, जहां रिश्तों को शर्मसार और कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है। जनपद हमीरपुर के थाना कुरारा क्षेत्र के जलाला गांव में बंद कमरे में हीटर जलने से मां और उसकी 2 बेटी की मौत हो गई। इस मामले में जब पुलिस ने पूछताछ की तो महिला के भाई ने ही उसकी 2 बेटियों और उसके साथ दरिंदगी का खेल खेलते हुए सिलबट्टे से सर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि आरोपी शराब का लती था और जिसके लिए आए दिन परिवार से लड़ाई झगड़ा करता रहता था। उसी दिन युवती का भाई घर पहुंचा और शराब के लिए पैसे मांगे तो युवती ने पैसे देने के लिए मना कर दिया, जिससे आक्रोश में आकर युवक ने अपनी सगी बहन व उसके दोनों बच्चियों की सिलबट्टे से कुचलकर हत्या कर दी। थाना कुरारा क्षेत्र में दिनांक 11 जनवरी को रात्रि को एक सूचना आई थी पुलिस को कि एक कमरे में एक महिला और उसके 2 छोटे बच्चे 6 वर्ष और 3 वर्ष के, उनके कमरे में आग लग गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। उक्त के संबंध में जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ये दर्शाया गया कि उनकी मृत्यु आग लगने से पूर्व ही हो चुकी थी और साथ ही मौके से उनका जो एक भाई था वो संदिग्ध था और मौके से फरार हो गया था। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन पहले लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां विश्वविद्यालय में 2 गुट आपस में भिड़े। दोनों गुटों में जमकर नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्थानीय पुलिस को दी सूचना। छात्रों को लगातार समझाने में जुटी हसनगंज पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 गुट आपस में भिड़े। दोनों गुटों में जमकर नोकझोंक और धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्थानीय पुलिस को दी सूचना। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 2 छात्रों के गुटों में जमकर हुई मारपीट। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद शोएब जुड़ चुके हैं।
जी मोहम्मद शोएब, क्या कुछ कारण रहा जिसकी वजह से लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर इतनी बड़ी संख्या में छात्र आपस में भिड़ गए? जी, आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है दो गुटों में आपस में जमकर धक्का मुक्की हुई और मारपीट के प्रयास जारी था। लगातार काफी विश्वविद्यालय में दो गुटों में आपस में काफी विवाद चलता है। आपस में लगातार विश्वविद्यालय में आए दिन गुटबाजी चलती रहती है। जैसे कि विश्वविद्यालय में जैसे गुटबाजी हुई थी और कॉलेज प्रशासन ने जो है स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने जो है छात्राओं को समझाने बुझाने में जुटी हुई थी। जिस तरह समझाने आला अधिकारी मौके पहुंचे थे, एसीपी महानगर जया सैंडल मौके पहुंची थी और आपको बता दें इंस्पेक्टर हसनगंज भी अतुल सिंह भी मौके पर पहुंचकर सभी छात्राओं को समझाने जुटाने में जुटे हुए थे। आपको बता दें काफी जो है भीड़ भाग रही है कॉलेज में, काफी कड़ी मशक्कत के बाद अब जो है कॉलेज प्रशासन ने भीड़ को खत्म कराया। जी बिल्कुल, स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई बयान? जी, आप बताना चाहेंगे कि दो गुटों में आपस में बहसबाजी हुई थी और काफी जो है प्रशासन की तरफ से नाराजगी जताई गई है और काफी समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय में दो छात्रों के गुट्टे में जमकर मारपीट हुई, नोकझोंक हुई, हाथापाई हुई और भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा, जहां समझा बुझाकर छात्रों के दोनों गुटों को अलग करवाया और विद्यालय से बाहर किया। अमेठी को नोडल अधिकारी और सुंडा की डायरेक्टर आईएएस के एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची, जहां उन्होंने गौशालाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीडीओ और एसडीएम समेत बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान नोडल अधिकारी ने दयनीय स्थिति को भी लेकर चिंता जाहिर करते हुए जल्द से जल्द व्यवस्था को सुधारने का निर्देश दिया। संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों को भड़काने वाला बयान दिया है। मुरादाबाद में ट्रेन में एक मुस्लिम की पिटाई के हवाले से सांसद ने कहा कि मुस्लिम की पिटाई की गई है, जिसकी फोटोग्राफी भी है। ये सारी मुस्लिम कौम को चैलेंज। मुस्लिम कौम क्या है, मुसलमान में इतनी भी ताकत नहीं रही कि वह इसका बदला भी ले सके। ये मुल्क हिंदुस्तान है, सबका है। ये गलत है। हिंदू समझे कि हमारा, मुसलमान समझे कि हमारा, सबका है। हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सरदारों का भी है, जाटों का भी है। हर कौम, हर बिरादरी जो यहाँ रहती है, हिंदुस्तान में रहता है, वो उसका मुल्क है, उसे रहने का हक है। लेकिन उसके साथ ये गैर इंसानी सलूक करना, जैसा कि अभी आपने सुनाया, ट्रेन में एक आदमी को चूँकि दाढ़ी थी उसके और उसको बेइंतहा मारता हुआ फोटोग्राफी भी हैगी उसकी। ये सारी मुस्लिम कौम को चैलेंज है। अब क्या मुसलमान कौम के अंदर इतनी भी वो नहीं रही है कि वो अपनी उसका बदला ले सके? हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि इस तरीके से जो लोग गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं और मुसलमानों को के साथ ही जुल्म और ज़्यादती हो रही है। अभी उसमें छपा है, मतलब ये कि ये ह्यूमन राइट्स का वाच एक कंपनी है, समझ गए? तो उसकी उस सारी दुनिया की रिपोर्टें तैयार करती है। उस रिपोर्ट के अंदर भी ये अल्फाज हैं कि मुसलमानों के साथ ये नारेबा सलूक किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, जो उसके ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये सारी दुनिया की रिपोर्टें छपी है, उसमें हिंदुस्तान की भी अभी छपी है, जो उसको मैंने पढ़ा है उसको। तो मैं मोदी जी से, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर हम किस तरीके से ज़िंदगी यहाँ गुजारें। संभल के स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल संचालकों में
हड़कंप मचा हुआ है। लगातार शिकायत आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक अस्पताल व पैथोलॉजी लैब को सील किया है, जिसे जिले भर में फर्जी झोलाछाप अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है। आए दिन झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से जनपद में मौत होती रहती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी मनीष बंसल ने स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित कर अवैध रूप से संचालित अस्पतालों पर नकेल कसने के निर्देश दिए थे। वहीं आज स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी ने पहुंचकर एक अस्पताल में एक पैथोलॉजी लैब को सील कर बड़ी कार्रवाई की है। इसी को देखते हुए आज असमौली में फर्जी अस्पताल संचालक अपने शटर डालकर फरार हो गए हैं। एक मोनी नाम की एक महिला थी, अवैध जच्चा बच्चा केंद्र चलाती है। जब वहाँ पे जांच की गई तो वो सच पाया गया कि उसके यहाँ एक जच्चा बच्चा केंद्र संचालित हो रहा था। उसी के क्रम में इसे सील किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है इसका। खबर कुशीनगर से है, जहां प्रदेश में छुट्टा गौवंश पशुओं से आए दिन किसानों के साथ साथ आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कप्तानगंज नगर में स्थित कान्हा पशु आश्रय का निरीक्षण करने विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश आशुतोष कुमार द्विवेदी ने पहुंचकर सर्वप्रथम गौवंशों को गुड़ और चना खिलाकर आशीर्वाद लिया। उसके उपरांत आश्रम में पंजीकृत पशुओं की संख्या व वर्तमान संख्या के अंतर को लेकर मृतक पशुओं के संबंध में पशु डॉक्टर उज्जवल खरवार से जानकारी ली। पशुओं की संख्या के अनुसार पशुओं के चारा व भूसा रखने की जगह का निरीक्षण किया और पशुओं के लिए पौष्टिक आहार व हरे चारे का प्रबंध करने के साथ साथ पशुओं के अच्छी तरीके से देखभाल करने का निर्देश दिया और कड़े शब्दों में कहा कि गौवंशों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रदेश में शासन के आदेश से हर जनपद में एक अधिकारी को 16 से 18 किया गया है गोवंश आश्रय स्थलों की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए कि क्या कैसी स्थिति है, कहीं कोई कमी है तो उन कमियों को देखकर उसमें सुधार किया जाए और निराश्रित गोवंश से किसान को और अन्य व्यवस्थाएं अन्यथा प्रभावित न हो, उसको कैसे एक चैनलाइज सिस्टम में लाकर अस्थायी अस्थायी इन सब आश्रय स्थलों में उन्हें लाया जाए और एक रेगुलर प्रोसेस रहे ताकि नुकसान किसानों को न हो और यहाँ की भी व्यवस्था बेहतर हो ताकि कहीं कोई अन्यथा बात न हो। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना कलान के ग्राम लखनपुर पुलिया के पास एक अज्ञात शव 2 दिन पूर्व बरामद किया गया, जिसकी शिनाख्त मुकीम पुत्र सलीम शाह निवासी कस्बा व थाना उसैद जिला बदायूं हुई। वहीं मृतक के पिता सलीम साहब उपरोक्त की तहरीर पर थाना कलान पुलिस ने धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया और पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने थाना कलान पुलिस दिशा निर्देश दिए। पुलिस ने 48 घंटों के अंदर हत्या करने वाले 2 आरोपी जिसके नाम संजीव पवन के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जब कड़ाई से हत्या का कारण पूछा तो अभी तो नहीं बताया। मुकीम उपरोक्त मेरी बहन से प्रेम प्रसंग में था, मना करने के बावजूद भी मृतक मुकीम नहीं माना। मिलकर मुकीम को बहाने से घर बुलाकर अपने ही घर पर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। कानपुर में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली थी दोपहर को। उसका तत्काल थाना कलान पुलिस द्वारा पहुंचकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई, उसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए। शाम तक उसकी शिनाख्त मुकीम सनब सलीम कस्बा उसैद थाना उसैद जनपद बदायूं के रूप में हुई। उनके परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। 2 लोगों को नामजद किया गया था। एक महिला जिससे संबंध होने की बात थी कस्बा उसैद की है, जिसका ब्याह यहाँ थाना कलान अंतर्गत रुकनपुर गांव में हुआ था। उसके भाई संजीव और उसके पति विनीत पर इनको बाइसवान के द्वारा मुकदमा लिखाया गया। बाराबंकी जनपद के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के नगर पंचायत बेहला के मोहरी वार्ड का मामला है, जहां एक महिला
बुजुर्ग महिला रहती थी और 60 वर्षीय मिथिलेश के पुत्र अखिलेश और उसकी पत्नी सोनाली ने मां से हुई मामूली बात की कहासुनी को लेकर दोनों कलयुगी बेटे और बहू ने मां का गला दबाकर हत्या कर डाली। आपको बता दें कि मृतका मिथिलेश की छोटी बेटी मोनिका ने अपने सगे भाई और भाभी पर अपनी मां की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि घर पर भाभी से मां की मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद मामला शांत हो गया था और वह घर पर गाय से दूध दुहने के लिए बाहर आ गईं। लेकिन जब वह वापस लौटे तो अपनी मां को मृत अवस्था में पाया, जिससे वह रोने चिल्लाने लगी। लड़की से रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण जमा हो गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। मामला है सर देखो, पहले मम्मी ने सुबह आई उठी, फिर मम्मी आई, वो छोटू की दुल्हन आई, बस वो मम्मी से लड़ने लगी, बस कहने लगी कि मेरी राख की बोरिया तुमने उठाया। बस मम्मी ने कहा मैंने नहीं उठाया, बस ये गाली देने लगी। बस मैंने थोड़ा झगड़ा शांत हुआ, मम्मी ने कहा कि जाओ गैया लगवा लो, बस मैं चली गई। बस आई 1 घंटे के बाद देखा मम्मी मरी पड़ी। अच्छा, ये छोटू कौन है? ये छोटू मेरे भाई है। सुल्तानपुर में बीती रात ट्रैक्टर से लकड़ी ले जा रहे एक व्यक्ति ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। आरोप यह है कि पुलिस द्वारा धन उगाही के चक्कर में ट्रैक्टर पलट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता देखते हुए एसपी ने थाना अध्यक्ष समेत आरोपी पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एक रात में लगभग 8:30 बजे एक अंकुश सिंह सन ऑफ देवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो आजमगढ़ के मूल निवासी हैं और ये यहाँ रायवीगो के पास उनका गांव था, जो ये अपने जीजा के यहाँ रहते थे। ये ट्रैक्टर से ट्रॉली पे वो लकड़ी लाद के, जो चिलबिल की लकड़ी थी, लाद के ला रहे थे। ट्रॉली पलटने से ट्रॉली के नीचे दबने से इनकी मृत्यु हुई गई। इस संबंध में परिजनों द्वारा बताया गया कि आरक्षियों द्वारा इसको पीछा किया गया, जिससे कि वो तरह तरह के आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। इसके संबंध में उनकी मांग थी कि इन पर अपराध पंजीकृत किया गया। खबर वाराणसी से है, जहां धर्म नगरी काशी में 4 दिनों के लिए आसमान सतरंगी नजर आया। यहां 10 देशों के पायलट काशी में हॉट एयर बैलून उड़ाएंगे। बनारस में पर्यटन विभाग की तरफ से हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। बता दें कि पर्यटन विभाग की ओर से शंघाई देशों के मेहमानों के स्वागत के लिए काशी में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही 4 दिनों तक हर शाम संगीतज्ञ के सुरों से काशी के घाट भी गूंजमान होंगे। वाराणसी में दूसरी बार हॉट एयर बैलून फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी इंग्लैंड, स्पेन सहित 10 देशों के पायलटों को दी गई है। आगरा के सिकंदरा में होली पब्लिक स्कूल में यूपी ताइक्वांडो संघ की जूनियर सीनियर प्रतियोगिता हुई। इसमें कानपुर के 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करते हुए कानपुर के प्रतिभागियों ने कई मेडल जीते। कानपुर ताइक्वांडो विकास संघ ने ये जानकारी दी। बताया गया कि प्रतिभागियों ने 7 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक अपने नाम किए।
रायबरेली जनपद के थाना सलोन क्षेत्र के अंतर्गत एक बाप ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जहां उसी की बेटी ने सन 2021 में अपने पिता के खिलाफ थाना सलोन में दुष्कर्म की घटना के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। सलोन पुलिस टीम ने धारा 376, 323, 506 के तहत आरोपी बाप के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जहां उस बेटी की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश बहादुर सिंह ने आज न्यायालय ASJ AATC के तहत आरोपी पिता को आजीवन कारावास एवं करीबन 28,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई। 1 साल बाद आरोपी पिता को मिली सजा, जहां आरोपी पिता को सजा दिलाने में फौजदारी दिनेश बहादुर सिंह ने काफी पैरवी की। आज हमारी कोर्ट FTC फर्स्ट से अमित कुमार यादव जज साहब ने एक सरकार बनाम छतपाल कुर्मी मुकदमावाद था, जिसमें ये अभियुक्त अपनी बिटिया के साथ उसने बलात्कार किया था, जिसकी प्राथमिकी उसकी पुत्री ने दर्ज कराई थी 16/6/2021 में, जिसमें आरोप क्या नाम है 18/12/2021 में बने। उसके बाद विचारण करने के बाद 1 साल के अंदर आज न्यायालय ने उसको आजीवन कारावास और 28,000 रुपये जुर्माने की सजा दी। खबर एटा से है, जहां महोत्सव में खाटू भजन सम्राट कन्हैया मित्तल ने धमाल मचाया। वहीं महोत्सव में भजन सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। लोगों ने अपने मोबाइलों की फ्लैश लाइट ऑन करके लोग अपनी जगह में ही जमकर थिरकने लगे। 20,000 से ज्यादा लोग कन्हैया मित्तल को सुनने आए थे। लोगों में खाटू भजन सम्राट कन्हैया मित्तल के लिए ऐसी दीवानगी थी कि लोग रात के 12 बजे तक एक ही टक होकर भजन सुनते रहे और लोग जमकर थिरकते रहे। खबर गोंडा से है, जहां युवक की हत्या की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक को बहला फुसलाकर घर से बुलाकर हत्या की गई। वहीं हत्यारों ने हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। आपको बता दें कि मृतक युवक वेस्टर्न यूनियन बैंक की शाखा चलाता था। युवक की हत्या से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। मामला कोतवाली देहात के अंतर्गत पूरे तिवारी का मामला। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। भीषण सड़क हादसा, 3 बाइक सवार लोगों की मौत हो गई। वहीं एक का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। बाइकों की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। मौके पर जुटी स्थानीय लोगों की भीड़ ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद SP समेत इलाकाई पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सभी शवों को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण को भेज दिया। वहीं घायल को हॉस्पिटल भेजा गया। रानीगंज थाने के बड़ोरा में हादसा हुआ। ग्राम बढ़ौरा में 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल का एक व्यक्ति सवार जो है उसकी दुखद मृत्यु हुई है और एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग थे, उनकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार कुल 3 लोगों की मृत्यु हुई है और एक मोटरसाइकिल सवार जो थे उनका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। खबर बस्ती से है, जहां जनपद में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर लगातार अलग अलग ब्लॉकों के प्रधान सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानों का कहना है कि सरकार अपने वादों में मुकर हो गई है, इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। ना ही प्रधानों का समय से भुगतान हो रहा है और मनरेगा मजदूर भी इतनी कम है कि कोई मजदूर इतने में कैसे काम चला पाएगा। काफी महीने से इन मांगों को लेकर प्रधान संघ ने सरकार को पत्र भेजा था। इसके बावजूद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रधान संघ के अध्यक्ष अमित शुक्ला ने बताया कि प्रधानों ने अपने अपने गांव में जो भी विकास कार्य करवाए हैं, प्रधान संघ ने विरोध प्रदर्शन करने के बाद खंड विकास अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा और मांग किया है कि उन मांगों को पत्र सरकार के पास भेजा जाए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।
₹213 में कौन से लेबर मिल जाएंगे? 400 रुपया पर डे हम लोग खुद देते हैं, तब आते हैं काम करने। ₹213 लेबर चार्ज दे रहे हैं। तो भी एनएस के माध्यम से हाजिरी जो लगाने की बात कर रहे हैं, किसी दिन नेट नहीं चलता है, नहीं हो पाता है, उस दिन की मजदूरी कौन भरेगा? काम में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और भुगतान 4-4 महीने 6-6 महीने नहीं हो रहे हैं। हो रहा है यहाँ पे हमारे मनरेगा योजना के अंतर्गत सरकार ने एक नया स्कीम लागू किया आज से 4-6 महीना पहले, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके तहत काफ़ी विसंगतियाँ आ रही हैं हम लोगों के को कार्य कराने में। जैसे कभी उनका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, कभी मोबाइल नेटवर्क चल नहीं रहा है, कहीं नेटवर्क की समस्या है और मजदूर काम कर रहा है, वो भी दिन में उनकी 2 बार हाजिरी लगानी है, 2 बार हाजिरी लगानी है। और मान लीजिएगा सुबह चल गया शाम नहीं चला तो भी समस्या है, शाम चल गया सुबह नहीं चला तो भी समस्या है। जनपद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया का बजरंगियों ने जोरदार स्वागत किया। इससे पहले प्रवीण भाई तोगड़िया का शहर की सीमा पर स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने औरैया के प्रसिद्ध शिव मंदिर देवकली पर पूजा अर्चना की। प्रवीण तोगड़िया ने अपनी हिंदूवादी उद्देश्य का बखान किया। पत्रकारों के भाजपा के पसमंदा मुस्लिम समाज को रिझाने पर उन्होंने कहा कि हमारे भाई हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं। मैं कहूंगा कि मैं हिंदुओं की ही सेवा करूंगा। करोड़ों हिंदुओं की चिंता है, सुरक्षा, सेवा, स्वास्थ्य और बच्चों के संस्कार। गंगा में क्रूज चलने पर उन्होंने कहा कि हमें हिंदुस्तान में सभी तीर्थ स्थानों की चिंता होनी चाहिए, सभी नदियों की चिंता होनी चाहिए। सरकार उनकी चिंता कर रही है। में 24 घंटे और कहीं पर मदद के लिए हमारी व्यवस्था है। हिंदू हेल्पलाइन, युवाओं का संगठन है राष्ट्रीय बजरंग दल और महिलाओं का संगठन है राष्ट्रीय महिला परिषद। तो हिंदू ही आगे के लक्ष्य पूरा करने के लिए ऐसे 15 संगठन देश में चल रहे हैं और मिलकर करोड़ों हिंदुओं की चिंता, बच्चों की टैलेंट, बुद्धिमत्ता बढ़ाना ताकि पढ़ाई में आगे जाए, यह काम हिंदुस्तान में चल रहा है। खबर अमरोहा से है, जहां जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी द्वारा क्षेत्रीय विधायक धनोरा राजीव तरारा की उपस्थिति में ग्राम चकनवाला व शीशो वाली के मध्य ब्रह्म नाले के सेतु के निर्माण कार्य का मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश सेतु निगम के अधिकारियों से संबंधित बिंदुओं पर जानकारी लेकर अधिक से अधिक मजदूर लगाकर हर हाल में 15 मार्च तक पुल के निर्माण कार्य को पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि मजदूरों की संख्या कम है और कार्य में सुस्ती है। कहा कि इससे बहुत से गांवों को आवागमन में दिक्कत हो रही है और पुल के निर्माण न होने से अनेक तरह के क्षेत्रीय लोगों को समस्याओं का सामना करना भी पड़ रहा है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी चंद्रशेखर शुक्ल, परियोजना निदेशक श्री अमरेंद्र प्रताप सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश सेतु निगम के अधिकारी और स्टाफ मौजूद रहे। वह स्थिति है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। मैं देख रहा हूँ तो धनराशि आपके पास है। खबर शिमला से है, जहां जोशीमठ की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार भी हरकत में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में आपदा प्रबंधन के अधिकारियों और सभी जिलों के डीसी बैठक कर हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटना की संभावनाओं को लेकर बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जोशीमठ जैसी घटना की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सिकिंग और स्लाइडिंग वाले क्षेत्रों को लेकर डीसी से जानकारी ली गई, लेकिन हिमाचल में फिलहाल जोशीमठ जैसी आपदा नजर नहीं आती। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 18 जनवरी को राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी और लगभग 23 किलोमीटर राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के भीतर पैदल मार्च करेंगे, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे।
मैंने उद्योग मंत्री जी से बात की है और उद्योग मंत्री जी को मैंने अभी ड्यूटी लगाई है और जो सीमेंट कंपनियां हैं और जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का मसला है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है। गवर्नमेंट समझाने की कोशिश करेगी सीमेंट इंडस्ट्रीज को भी और अपने ट्रक यूनियन को भी, और जो एमिकेबल सोल्यूशन होगा उसको हम करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कहीं ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान हो रहा हो, उनको अपनी जेब से किश्तें भरनी पड़े। इस दृष्टिकोण से हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और जल्दी इसका हल होने की संभावना है। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर, जहां जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया। जून 2024 तक बढ़ाया गया जेपी नड्डा का कार्यकाल। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ा फैसला, जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ाया गया। आपको बता दें 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। इसी के मद्देनजर जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है 2024 तक के लिए। जून 2024 तक के लिए जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। से लेकर सारे संस्कार तक कोविड की महामारी, सारे गतिरोध, कोविड की महामारी की पार करने में भारतीय जनता पार्टी के बहुत कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका और नड्डा जी ने उस कठिन काल के अंदर, नड्डा जी ने एक वाइब्रेंट काल के साथ, एक वाइब्रेंसी के साथ सेवा के काम में संगठन को, और मैं तो आप सबको आग्रह करता हूं कि हमारा, और मैं तो आप सबको आग्रह करता हूं कि हमारा ही संगठन है सूत्र का, सेवा ही संगठन है सूत्र का आश्चर्यजनक जरूर देखे तरीके से, आश्चर्यजनक राजनीतिक दल का तरीके से किस प्रकार राजनीतिक दल का संगठन सेवा प्रकार से है। महामारी ज्वलंत उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने, ज्वलंत उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष नड्डा जी के देश के सामने रखा, दुनिया के सामने भी, देश के सामने रखा, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही हमने राष्ट्रीय। तो आप अमित शाह को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया। गृह मंत्री अमित शाह को आप लाइव सुन रहे थे। इनसे चुन कर आए, हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, इस सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट से 77 सीट का बहुत बड़ा फासला एक ही 5 साल में तय किया, और हम तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में भी, तेलंगाना में भी एक ताकत बनकर धीरे धीरे सैन उभर कर आ रहे हैं। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में हमारी सरकारें तो बनी थी, परंतु संगठन का विस्तार बाकी था। नड्डा जी की अध्यक्षता में हमने उत्तर पूर्व के, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में संगठन को नीचे पहुंचाने में हमने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। गोवा में भी हम हैट्रिक लगाकर तीसरी बार और पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में हम सफल हुए। जैसा आप सब जानते हैं, गुजरात के अंदर 156 सीटों के साथ गुजरात ने चुनाव के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 53% मत और 156 सीटों के साथ हमने प्रचंड विजय हासिल किया। मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता को मत में परिवर्तित करने में और मत को मतदान मथक तक पहुंचाने में नड्डा जी का नेतृत्व में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता को पूरे देश भर के अंदर इसको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के काम को विस्तार करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरकार की योजनाओं और सरकार के कार्यक्रम और विशेषकर किसान कल्याण के कार्यक्रमों को हर किसान तक
हर जन जन तक पहुंचाने में श्री नड्डा जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके कार्यकाल में 120 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं। इसमें से 73 विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तेलंगाना, बंगाल में एक शानदार माहौल खड़ा करने में भी हमें बहुत सफलता प्राप्त हुई है। जम्मू कश्मीर में बीडीसी के इलेक्शन हो या देश भर में हुए स्थानीय इकाई के चुनाव हो, सब में भारतीय जनता पार्टी ने यश प्राप्त किया है। उनके नेतृत्व में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत 1,30,000 बूथों को मजबूत करने का भी काम किया गया। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।